Hello, dear aspirants. So, in today's concept talk, we are going to explore all possible vector spaces. What is the reason behind exploring such all vector spaces in one dedicated concept talk? It's pretty simple because in the previous concept talk 91, we have decoded actually the linear algebra, right? And I tried to make you feel to understand any particular subtopic in linear algebra. To visualize that, we need to have a crystal clear picture in our mind for all possible vector spaces here. अब पॉसिबल वेक्टर स्पेसेस में ऐसा नहीं है कि अपने को 50,000 करना है, नॉट एट ऑल, इट इज द कैटेगरी वाइज. ठीक. So how beautifully I can do that? That will depend on my learnings and my experiences as well. So when I talk about categories of vector spaces, ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, देन डिफरेंट कैटेगरीज. ओके, सबसे जो मेन फोकस होगा हमारा, द मेन फोकस विल बी ऑन द प्रेजेंटेशन. व्हाट? प्रेजेंटेशन. कि हम किसी पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस में कैसे वेक्टर्स को अब लाइक देख रहे हैं, वो लाइक विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे क्लोजर नहीं है, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किस में से क्या रिक्वायर होता है. तो आज के इस पूरे टॉपिक में वी विल नॉट गो बियॉन्ड द कैटेगरीज, बियॉन्ड द डिमांड ऑफ CSE एंड फॉरेस्ट सर्विसेज. दैट इज प्रीटी श्योर. लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लाइक लेंदी इन द सेंस, अभी से साइकोलॉजिकली मत सोचिए, मतलब 30 मिनट्स को क्रॉस कर जाए क्या पता, बट आई विल ट्राई टू डू द मैक्सिमम थिंग्स और ऑल पॉसिबल कैटेगरीज इन वन शॉट. तो आप बिल्कुल भी ये ना समझे कि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, सर ने लेक्चर थोड़ा सा 40 मिनट का ले लिया. इट इज़ नॉट लाइक दैट. अगले जो कॉन्सेप्ट टॉक्स होंगे वो हार्डली 25 से 30 मिनट के ही चलेंगे. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले वाला भी लगभग 1 घंटे 20 मिनट का था. ये वाला भी जो कॉन्सेप्ट टॉक है ये लगभग 40-45 मिनट का रहने वाला है. तो आप डिमोरलाइज ना हो जाएं कि यार लीनियर अलजेब्रा में ऐसे लंबे लंबे कॉन्सेप्ट टॉक्स होंगे, तो हम नहीं करेंगे. केवल यही 2 सेशंस ऐसे हैं, आगे से सारे के सारे सेशंस स्पेसिफिक होने वाले हैं. सो आज के लिए कोऑपरेट कीजिए, है ना. चलिए, तो सबसे पहले तो वेक्टर स्पेसेस की बात करते हैं, है ना. बिना डेफिनेशन को हम एक डग भी आगे नहीं बढ़ाएंगे. ठीक है. तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट टॉक में भी बोला था, आज भी फिर से बोल रहा हूं. ठीक है. फिर भी सजेस्ट करूंगा कि उसको जरूर अटेंड करें, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा का पेरिफेरल आपको पता चलेगा कि लीनियर अलजेब्रा कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है. तो विद इन द 18 लेक्चर्स कैसे फिनिश करना है, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट टॉक. Here, what I would like to tell you, कि to talk about a vector space, you need 4 components. Number first, a non-empty set. A non-empty set, let's say we denote it by V. ठीक. दूसरा, a field. ठीक है. Let's say we denote it by F. Third, vector addition. ठीक. Fourth is scalar multiplication. ओके. कहने का मतलब, हमें वेक्टर स्पेस का सपना तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे पास 2 सेट और 2 ऑपरेशंस नहीं होंगे.
दो सेट में दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, वेक्टर स्पेस का सपना हमें तभी आएगा जब हमारे पास ये 4 एंटिटीज दी होंगी, अदरवाइज वी विल से इट इज इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन। फिर सबसे पहली चीज, अब हम आते हैं डेफिनेशन पर। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको ये लगे कि ये चीज़ें बोर कर रही हैं तो लगता रहे, क्योंकि जब तक आप डेफिनेशंस पर कमांड नहीं करते हैं, डियर फेलोज, यू आर जस्ट लाइक ना, बस आप ब्लंडर करते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। डेफिनेशंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, यू रियलाइज कि अच्छा दिस इज द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। फिर उसके ऊपर सब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर असाइनमेंट्स मतलब क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, PYQs एनालिसिस करते हैं, एंड दीज 4 स्टेप प्रोसेस विल फुलफिल द डिमांड ऑफ एग्जाम। ठीक, चलो, तो एक एक शब्द को फोकस करना, एक एक शब्द का मीनिंग है यहां पर। ठीक है, अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। तो लिखेंगे ए नॉन एम्प्टी set V is said to be a vector space over the field F with respect to। ठीक है, वेक्टर स्पेस किसके ऊपर होगा? फील्ड के। इसको लिखा जाता है ओवर द फील्ड F with respect to vector addition, let's say be denoted by plus, maybe any operation, and scalar multiplication, let's say be denoted by dot. If following properties are satisfied, if following properties are satisfied, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टी 1 कि भाई जो V है विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन उसको अबेलियन ग्रुप होना पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने लाइक मॉडर्न अलजेब्रा वाले कॉन्सेप्ट टॉक्स को अटेंड नहीं किया है। आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम कि वो ग्रुप थियरी के स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट टॉक्स जरूर अटेंड कर लें, जरूर अटेंड कर लें, नहीं तो फिर आपके लिए एकदम से अंधेरे में तीर लगाने जैसा हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए क्लोजर क्या है, एसोसिएटिव क्या है, इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी क्या है, कम्यूटेटिव क्या है। हालांकि मैं तो बता ही दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन फिर भी आज के सेशन के बाद अगर आपको क्लोजर में दिक्कत आती है, अगर आपको एसोसिएटिव में दिक्कत आती है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि इनवर्स एक्सियम यहां पर सर ने कैसे दिखा दिया, तो मैं एक लेवल का आज समझा दूंगा, फिर भी आप मॉडर्न अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट टॉक्स को अटेंड जरूर करें। दूसरा प्रॉपर्टी चाहिए V must be closed with respect to scalar multiplication. As a student in the undergrad itself, I was like not clear about what actually this property needs. Mathematically आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, if I take alpha from the field F, if I take any element of V, then alpha के साथ में scalar composition, this must be in V itself. That is the literal meaning of this property 2 here. It doesn't mean, देखिए, I will use the red color here. कि V comma dot is closed. This is the wrong interpretation.
बी कॉमा डॉट क्लोज्ड नहीं चाहिए, वी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन चाहिए। मतलब फील्ड का कोई एलिमेंट ले और वी का एलिमेंट लें, उनका कंपोज करें विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, देन वट एवर द रिजल्ट प्रोड्यूसेस दैट मस्ट बी इनसाइड वी इटसेल्फ। दैट इज द लिटरल मीनिंग हियर। याद रहेगा अभी, राइट? लेट्स मूव ऑन। प्रॉपर्टी 3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। कई बार आपको कंफ्यूजन रहता है कि ये हैं क्या बेसिकली, तो मैं आज उनको आपको एक प्रॉपर वे में डिस्टिंग्विश करके दिखा देता हूं। मान लो हमारे पास अल्फा बीटा कुछ फील्ड के एलिमेंट्स हैं, u कोमा v आपने v से उठाया, तो नंबर फर्स्ट की अल्फा बीटा u के साथ कंपोज करूं या अल्फा u के साथ कंपोज करके बीटा से कंपोज करूं, दीज टू रिजल्ट्स मस्ट बी सेम। ठीक है? सेकेंड, इफ आई कंपोज अल्फा प्लस बीटा डॉट u, इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटिव। नंबर थर्ड, if I take like this, then it must be. Fourth is there should exist one belongs to f such that 1 dot u equals u for all u belongs to capital V. These 4 properties, like first one is the associativity of scalars, second and third are the distributive properties. What are called? Those are called distributive properties. Fair? अब अगर किसी स्ट्रक्चर ने इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, तभी उस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा कि वो एक वेक्टर स्पेस है, अदरवाइज नहीं। एक भी सिंगल प्रॉपर्टी को अगर वायलेट किया तो हम बोलेंगे दैट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? एग्जाम्पल्स पर पहुंचे। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स नहीं है तो अभी दिखा देंगे। चलो, सो लेट्स टेक द फर्स्ट कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पल। बहुत आराम से, एकदम बच्चे लोग की तरह, जब भी आप टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करें ना, मैच्योर मत बनिए, एकदम बच्चा लोग की तरह एक एक बेसिक को कनेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। पहले लगेगा टाइम जा रहा है, लेकिन बाद में जो सुकून मिलेगा ना आपको, और बाद में जो इफेक्टिविटी आपकी आएगी, आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है? लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। क्या है एग्जाम्पल? मान लो उसने आपसे कहा सो दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सो दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज अ वेक्टर स्पेस, चूंकि आर एक फील्ड भी है, ओवर आर इटसेल्फ विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। जो ऑपरेशन लिया, मान लो वो यूजुअल एडिशन ले लिया ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और मान लो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो लिया है वो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ले लिया है ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है? अब सबसे पहला काम क्या है? वेक्टर स्पेस का सपना कब आएगा? जब आपके पास 4 कंपोनेंट्स हों। कोई भी, अभी तो मैं एक बच्चे वाला एग्जांपल उठाया हूं, बुजुर्ग वाला भी आ जाएगा, आज ही के कॉन्सेप्ट टॉक में आ जाएगा, तनाव मत लीजिए।
Okay, so let's answer this. सबसे पहला काम, what is V here? That is the R itself. What is F here? That is R itself. What is the vector addition? What is the scalar multiplication? 4 components you have. Now अब आपके सपने में तो आ गया वेक्टर स्पेस, लेकिन अब ये सपना हकीकत बनेगा या नहीं इसको एक्सप्लोर करना है. चलिए देखिए ध्यान से. सिंस अच्छा रियल नंबर्स नॉन एम्प्टी है, ये तो समझते ही है. R इज नॉन एम्प्टी सेट, राइट. अब देखिए आपको पहला मैं ये चेक करना चाहता हूं कि R कॉमा प्लस क्या ये एक अबेलियन ग्रुप है. मैं उन लोगों के लिए जो मॉडर्न अलजेब्रा नहीं पढ़े हैं अभी तक, उनके लिए बोलूंगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहां पर. क्लोजर देखिए ध्यान से. अगर आप एक रियल नंबर a उठाएं, दूसरा रियल नंबर v उठाएं, then a plus b also a real number. So closure is satisfied. Set of real numbers satisfies associativity with respect to usual addition. So associative axiom is satisfied. Since there exists e equals 0 belongs to R such that कोई भी रियल नंबर उठाए I will get, so identity axiom is also satisfied and identity element is 0. Since for each, हर एक एलिमेंट का अपना इन्वर्स होता है, राइट. फॉर ईच a belongs to R, comma there exists minus a belongs to R such that if you compose you will get the identity element itself, so you get the inverse axiom satisfied as well. So for any a belongs to R and b belongs to R, if you compose a plus b, b plus a, both results will be same. So these 4 properties says closure, associative, identity, inverse, commutative. So your answer is yes. Yes, R satisfies all 5 properties with respect to usual addition. So R comma plus is an abelian group. क्लियर है यहां तक बात? चलो P2 पर आते हैं. अब देखिए ध्यान से. सिंस अगर मैं कोई एक रियल नंबर R से उठाऊं, दूसरा U R से उठाऊं, ये है मेरा V, ये है मेरा F, राइट. देन alpha dot U will also be a real number. So what you will say? So V is closed with respect to scalar multiplication, right? कोई दिक्कत यहां पे किसी को भी? एनीवन? फेयर है ना? बहुत बढ़िया. अब मैं जाऊं प्रॉपर्टी 3 पर. अगले पेज पे कर लेते हैं. तो मान लो मैंने अल्फा बीटा फील्ड से उठा लिए, ठीक है. यू वी से, चूंकि दोनों सेट सेम है. सो नंबर फर्स्ट, इफ यू टेक अल्फा बीटा यू, ठीक है, एंड इफ यू टेक अल्फा डॉट यू, चूंकि अल्फा बीटा यू एंड ऑल आर real numbers, okay, and set of real numbers follows. ये आपको लिखना होता है, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. एसोसिएटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लीकेशन, दैट इज द जस्टिफिकेशन हियर फॉर दिस थिंग कि वो करेक्ट क्यों है. LHS और RHS दोनों इक्वल क्यों आएगा.
Okay. Similarly, you can go for if you have alpha beta as real number, u as real number, then these two LHS, RHS and LHS will be same. The same justification from here कि they follows distributivity. क्या? R follows distributivity of usual multiplication ओवर एडिशन. ऐसे पढ़ा जाता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो चूंकि अल्फा बीटा यू ऑल आर रियल नंबर्स, सो LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS बिकॉज दिस इज नथिंग बट द राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलोड बाई अल्फा बीटा एंड यू. बोलिए, पिक्चर क्लियर हो रहा है कि नहीं? कुछ रटा हुआ सा तो नहीं लग रहा है. चलिए, नंबर थर्ड, द सेम लॉजिक, दिस इज ऑल्सो होल्डेड. द रीजन इज दिस, राइट. फोर्थ, सिंस 1 इज अ रियल नंबर, ठीक है, u belongs to R such that all 4 properties are satisfied of the property 3. So now what you will say, since R over R with respect to plus and dot satisfies required properties of a vector space. So R over R is a vector space with respect to usual addition and multiplication respectively for the vector addition and scalar multiplication. देख लीजिए आराम से, और कोई डाउट होगा तो कहिए. आराम से देख लीजिए, और मैं क्यों समय दे रहा हूं इसका कारण भी बताऊंगा अभी. R एक फील्ड है. अब R की जगह देखिए, मैं क्या करता हूं, मैं आपसे पूछूं Q ओवर Q ये वेक्टर स्पेस बनाएगा क्या? यस. ठीक है. मैं पूछूं C ओवर C ये वेक्टर स्पेस बनाएगा क्या? मैं पूछूं एनी फील्ड ओवर फील्ड ये वेक्टर स्पेस बनाएगा क्या? फॉर एग्जांपल ZP ओवर ZP मॉड्यूलो सिस्टम, अगेन अ वेक्टर स्पेस. ऊपर वाले तीनों स्पेसेस के कंपोजिशंस यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाले का यूजुअल मॉड्यूलो एडिशन एंड मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन. आर यू गेटिंग? तो क्या, चूंकि Z7 भी फील्ड है और Z11 भी फील्ड है, क्या ये दोनों वेक्टर स्पेसेस बनेंगे? नहीं बनेंगे. ध्यान रहे ZP ओवर ZP, अदरवाइज यहां पर जो मॉड्यूलो कंपोजिशंस हैं वो ही कंपैटिबल नहीं होंगे, क्योंकि Z11 में 0 कुछ अलग रिप्रेजेंट कर रहा होगा, Z7 में 11 कुछ अलग 7 कुछ अलग, 0 जो है, सॉरी, द मॉड्यूलो क्लास 0 विल बी रिप्रेजेंटिंग सम अदर सेट. तो 2 डिफरेंट मॉड्यूलो सिस्टम्स के बीच में कंपोजिशन कैन नॉट बी कंपैटिबल हियर. तो रेड कलर इसीलिए यूज किया है कि ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना है. बोलिए, तो पहली कैटेगरी ऑफ स्पेसेस में आपको समझ आया. अब एक और चीज यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ. सपोज दैट इफ समवन सेज कि S इज अ सब फील्ड ऑफ F, दिस विल बी अ वेक्टर स्पेस. दिस मे बी अ वेक्टर स्पेस और मे नॉट बी. कब होगा? जब S F के बराबर हो जाए, और कब नहीं होगा? जब S इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन F. तो इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो
कोई एग्जांपल दिखा सकता है क्या मुझे? Q ओवर R नॉट अ वेक्टर स्पेस, बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि अगर आप R से √2 लेकर आए, यहां से कोई U लेकर आए रेशनल से, देन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल्स, मीन्स इट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलेंगे? इट इज नॉट क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब C ओवर R वेक्टर स्पेस बनेगा, लेकिन R ओवर C वेक्टर स्पेस नहीं बन पाएगा। क्यों? आप अल्फा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उठाकर लाइए, U रियल नंबर उठाइए, तो कॉम्प्लेक्स इंटू रियल, अगर कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी पार्ट भी है तो फिर आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड यू विल से कि R ओवर C इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है बात? आराम से देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। तो पहली कैटेगरीज ऑफ स्पेसेस समझ में आ गया, झूठ मूठ का तमाशा। नेक्स्ट कैटेगरीज ऑफ स्पेसेस पर मूव किया जाए। अब इस कैटेगरी को पढ़ाने से पहले मैं आपको एकदम बच्चा लोग की तरह एक चीज थोड़ा सा यहां पर बोलना चाहूंगा। देखो प्यारे बच्चों, आप A क्रॉस B समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ मान लो कोई सेट A है आपके पास, दैट इज ABC, ओके। मान लो एक B सेट है 1,2, तो A क्रॉस B के जो एलिमेंट्स होंगे दैट आर द टू टपल्स, राइट। ये बात समझते हैं? अब A और B की जगह अगर मान लो मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स ही उठा लूं, व्हाट आई टेक, मान लो मैं इसकी जगह R क्रॉस R लिख दूं, इसका रिप्रेजेंटेशन R2 भी बोला जाता है। सो दिस विल बी द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज टू टपल्स जिसकी एंट्रीज आ रही हैं रियल नंबर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप R क्रॉस Q लिखना चाहें, सो दैट इज x, y, x belongs to R, y belongs to Q, right? For example, if you want to write R cross, so this is the 3 tuple entries. 3 tuples बोला जाता है इसको. Entries are the real numbers, right? So when you talk about the entries here, अब R की जगह कोई भी फील्ड रहेगा. Let's say if you have taken C cross C, so it is the 2 tuples where x and y both are complex numbers. In general, if you take f cross f, let's say if you denote it by fn, so basically these are n tuples x1, x2, xn, जहां x1, x2, xn जो हैं वो इस फील्ड्स के एलिमेंट हैं f के. अब रियल नंबर फील्ड हो सकता है, फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक का फील्ड हो सकता है, लाइक zp, where p is a prime number, right? Everything is clear till here? अभी what I do is, ये तो जस्ट जैसे R2 है, R2 को समझते हैं, बेसिकली दिस इज एक्स वाई प्लेन भाई, दिस इज ठीक है. R3 दिस इज एक्स वाई जेड प्लेन, जहां एक्स एक्सिस भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है. ओके, इसी को बोलते हैं R3 प्लेन
यूक्लिडियन प्लेन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन यूक्लिडियन प्लेन। आर एन आर, तो वो जो आर एन आप पढ़ते हैं दैट इज एंटपल, मतलब एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे R2 एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें कि सारे 2 टपल्स आएंगे, और कौन से 2 टपल्स आएंगे, जिनकी एंट्रीज होंगी रियल नंबर से। R क्रॉस Q में वो 2 टपल्स आएंगे जिनकी पहली एंट्री है रियल से, दूसरी एंट्री है सेट ऑफ रेशनल्स से, लाइक दैट। अब आप कहेंगे कि सर आप इसको यहां पढ़ाने में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? इंटरेस्टेड इसलिए हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए यहां पर, Fn मान लो Fn इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। Fn इज अ वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F विथ रिस्पेक्ट टू, मान लो वेक्टर एडिशन जो डिफाइन किया है वो इस तरीके से किया है कि अगर मैं A1 A2 कोई एक एलिमेंट उठाऊं Fn का, उसको Fn के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंपोज करूं, देन दिस कंपोजिशन इज डिफाइंड लाइक ओके। कोई दिक्कत यहां पे नहीं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सो लेट्स से अगर मैं एक स्केलर उठाऊं अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड से, एक एलिमेंट उठा लूं Fn का, एंड वी डिफाइन दिस अल्फा A1 अल्फा A2 अल्फा AN। So what does it say कि Fn is a vector space over the field F with respect to these 2 operations as vector addition and scalar multiplication। ये अपने को शो करना है। फिर कोशिश कीजिए एक बार, आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करिए इसकी। तब तक मैं सांस ले लेता हूं ना। Have you tried? मैंने क्या कहा? रिप्रेजेंटेशन सीखिए। फील तो बहुत कुछ होता है, इंट्यूशन तो बहुत कुछ आता है मैथ्स में, लेकिन एग्जैक्टली जब आप उसको परफॉर्म करने बैठेंगे यू सफर। एंड द रीजन यू नो, यू डोंट गो फॉर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यू डोंट गो फॉर द पेन विच यू नीड टू रिप्रेजेंट हियर। मैं करने लगूंगा फिर आप अरे यार मास्टर बोर कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। भाई हर चीज का एक मैसेज होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये टाइम वेस्ट हो रहा है तो अगले 5 मिनट स्किप मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यकीन मानिए आपको लिखने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में ये पूछेगा, कोई चौथा पांचवा पूछेगा, उससे मतलब नहीं है। मतलब इतना है कि हमारी प्रैक्टिस मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखने की प्रॉपर होनी चाहिए, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? सो अगर मैं इसके साथ में काम करना चाहता हूं तो यहां पर V क्या है? दैट इज Fn। Fn कैसे रिप्रेजेंट होता है? इस टाइप का सेट। यहां फील्ड क्या है? वो है F, ठीक है। वेक्टर एडिशन, ठीक, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, चारों चीजें मिल गई। और जैसे ही चारों चीजें अपने सामने दिखी, अपने सपने में वेक्टर स्पेस आना शुरू होगा।
होगा कि नहीं, राइट। अब इसको मुझे शो करना है, दैट मीन्स सॉरी, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी P1 क्या है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, चूंकि यह फील्ड है तो उसके पास एटलीस्ट एक एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी तो होगा ही और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगा, तो मतलब F नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो Fn के पास कम से कम 0,0.0 तो होगा ही, तो Fn इज अ नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी होता तो कहानी खत्म हो जाती, धराशायी हो जाता वही, फिर तो कुछ बचती नहीं ना कहानी उसके ऊपर। बोलो भाई, सही बोल रहा हूं कि नहीं, फिर तो कोई कहानी बचती ही नहीं थी उसके ऊपर। चलो, तो सबसे पहला काम जो है वो है कि Fn विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेक्टर एडिशन, क्या ये एक अबेलियन ग्रुप है भी या नहीं भी है, ठीक। चलो, तो क्या क्या चाहिए होगा इसके लिए, पहला प्रॉपर्टी क्लोजर, राइट। सो लेट x इक्वल्स a1, मैं सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, आप चाहे तो अगले 2-3 मिनट स्किप कर सकते हैं, श्रद्धा है आपकी। और नहीं लिखने की प्रैक्टिस करने के दर्द को मैं जानता हूं, ठीक, बाकी श्रद्धा आपकी है। देखिए, कहने का मतलब, चूंकि AIs और BIs जो है वो फील्ड के एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट, तो फील्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड, तो A1 plus A2 will also be some element of the field F itself, right? So this will belongs to Fn, ये आपको लिखना चाहिए, चूंकि Ci belongs to F itself. Ci is what? AI plus BI. This is the right mathematical representation. B पर जाते हैं, एसोसिएटिव, मान लो x और y ऊपर वाले ही यूज कर लें, एक और एलिमेंट ले लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, तो वी हैव टू शो कि x प्लस वाई इक्वल्स वाई प्लस जेड, सिंस एंट्रीज ऑफ ऑल 3 टपल्स, ये लिखना चाहिए आपको, all n tuples, I'm sorry, x, y, z are real numbers, okay, and we know that set of real numbers satisfies associativity with respect to addition, usual addition. So does Fn plus here, ठीक है। अगर आप इस x, y, z को यहां से यूज करेंगे तो AIs, BIs, CIs वो तो रियल नंबर्स है, रियल नंबर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर क्यों कह दिया, वी नो दैट सेट ऑफ फील्ड, ठीक है, क्योंकि हमने वहां R या Q या C स्पेसिफाई नहीं किया है, हमने F पर आर्बिट्रेरी लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए वी हैव टू राइट लाइक दिस। देखिए, सिंस F इज अ फील्ड, देखना कैसे लिखा जाता है, सो 0 बिलोंग्स टू F, सो 0,0 अगर n टपल ले लें तो Fn के अंदर होगा, दैट इज देयर एग्जिस्ट E इक्वल्स Fn सच दैट अगर मैं किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट Fn के साथ कंपोज करा दूं, सो आई विल बी गेटिंग द x एलिमेंट इटसेल्फ। सो व्हाट यू विल से,
सो Fn प्लस satisfies आइडेंटिटी एक्सियम, राइट? कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? आई होप नो. डी पॉइंट, सिंस फॉर ईच x इक्वल्स a1 a2 an, अगर ये Fn में है इसका मतलब a1 a2 an फील्ड के एलिमेंट्स हैं, कॉमा देयर एग्जिस्ट माइनस a1 माइनस a2 माइनस an such that if I compose I get the identity element, let's say we call it as 0. Okay, just a representation. So what you will say? So Fn with respect to addition satisfies inverse axiom. एक ही पार्ट पर जाएंगे, चूंकि a1 a2 an plus b1 b2 bn according to given operation this results as a1 plus a2 b1 plus b2 sorry a1 plus b1, I'm sorry, yes, that is a1 plus b1 a2 plus b2 an plus bn. Since a1 ai's and bi's are coming from the field itself, so for this you can write it as b1 plus a1 b2 plus a2 bn plus an. Again you can write this as this element first, so let's say x and y, so this comes out as y plus x, means commutative property is also satisfied. So since Fn with respect to vector addition, कौन सा vector addition? जो कि आपको इंफॉर्मेशन में गिवन था, राइट? सिंस Fn with respect to given vector addition satisfies closure, associative, identity, inverse and commutative property, so Fn with respect to vector addition is an abelian group. ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? So property 1 is satisfied. Let's move for the property 2. देखिए, since alpha belongs to field, ai belongs to field, so alpha dot ai is also, let's say we call it as bi. So alpha dot a1 a2 an, since this is alpha dot a1 alpha dot a2 dot क्या, usual multiplication, so this is b1 b2 bn, so this is again Fn के अंदर. So what you will say? So Fn is closed with respect to scalar multiplication. P1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, P2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, P3. अब आप देखिए अल्फा बीटा, पहले तो लिख लेते हैं, for alpha belongs to field, beta belongs to field, let's say x belongs to Fn, y belongs to Fn. नंबर फर्स्ट, फील्ड के एलिमेंट्स हैं तो एसोसिएटिविटी को फॉलो कर रहे होंगे, सो दिस विल बी सेटिस्फाइड. ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पर? ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड, इतना भी लिख देंगे तो बात चल जाएगी. और प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी? एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है, अगर आप फील्ड के प्रॉपर्टीज में अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू अटेंड द कॉन्सेप्ट टॉक ऑफ फील्ड. आई हैव ऑलरेडी टेकन ओवर दिस यूट्यूब इटसेल्फ, so you must attend that concept talk. I'm saying you must attend. Okay. So जब भी आप एग्जाम हॉल में हैं, अगर आप इतना चीज लिख देते हैं तीनों प्रॉपर्टी के लिए, योर जॉब इज डन. कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, चूंकि फील्ड है तो उसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी ही. ठीक, अब हम कह सकते हैं P1 P2 P3 आर सेटिस्फाइड
तो एफ एन ओवर एफ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इज अ वेक्टर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू गिवन। आपको इसी तरीके से समराइज करना है। देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत है तो आप कहिए, समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा, कोशिश की जाएगी जरूर। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई तनाव, कोई परेशानी किसी को भी? चलिए अब आप क्या करें, झूठ मूठ का तमाशा। R2 over R is a vector space, yes. R3 over R is a vector space. Rn over R, चूंकि R is a field, right? Qn over Q, Cn over C, right? Zpn over Zp. So all are these vector spaces. और इस वेक्टर स्पेस का नाम दिया जाता है, कहाँ गया, एन टपल स्पेस। ठीक है, इफ V is a vector space over field F, then it is represented by V ब्रैकेट में F। फील्ड क्या है, V क्या है, ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, so if V is a vector space over the field F, ठीक, तो V के एलिमेंट्स को बोला जाता है, एलिमेंट्स ऑफ V आर कॉल्ड वेक्टर्स। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ फील्ड F, those are called स्केलर्स। आराम से देख लीजिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V ओवर F एज अ वेक्टर स्पेस। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, चलिए, तो दो कैटेगरीज पर हमने बात कर ली। वन मोर ब्यूटीफुल कैटेगरी ऑफ वेक्टर स्पेसेस कैन बी फॉर यू, that is matrix spaces। ठीक है, ठीक, आराम से बच्चा लोग की तरह आप इस पर काम कर सकते हैं। सपोज दैट इफ यू टेक द सेट V, सपोज दैट ये ले लिया आपने m/n, इसको क्या बोला जाएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है ये, तो हिंदी में लिख दूं पहले, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m/n with entries from the field F। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये इसका मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर आपसे कोई कहे कि M 2/3 over R, so this is the collection of 2/3 मैट्रिसेस जिसकी एंट्रीज हैं
रियल फील्ड से। दैट इज द लिटरल मीनिंग हियर। ठीक है, दिस इज द लिटरल मीनिंग हियर। अब क्या होता है, सो क्वेश्चन जो है m बाई एन ओवर एफ, ये ओवर एफ नहीं है, ये तो केवल v को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर कंफ्यूजन एज ए स्टूडेंट मुझे बहुत रहता था, लेकिन फिर बाद में समझ गया कि एम एफ लिखने का मतलब ये कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी एंट्रीज फील्ड एफ से आ रही है। अब मान लो इसको किसी फील्ड के ऊपर स्पेस बनाना है, सो दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ विथ रिस्पेक्ट टू, मान लो वेक्टर एडिशन जो है वो आप ले लीजिए मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो जैसा कि आप यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ए मैट्रिक्स बाई सम स्केलर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप, अच्छा आपका V क्या हो गया, दैट इज फील्ड F क्या हो गया, F है, मैट्रिक्स एडिशन है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स है। ठीक, चार चीजें मिल गई। अब वेक्टर स्पेस सपने में आने लगेगा कि नहीं? पूरे विश्वास के साथ कहिए, झूठ मूठ का तमाशा पसंद नहीं है। पूरा एकदम वेक्टर स्पेस सपने में आने लगेगा। अब इस V को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप दिखाइए, कैसे ये क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये दिखाइए। ओके, फिर प्रॉपर्टी 3 को देखिए। एक क्वेश्चन पूछता हूं, m बाई n r is a vector space over C. Please reply yes or no. m by n C is a vector space over R. So let's say I talk question number 1 का part 1 and part 2. So please reply in the comment section if first is correct or second is correct or both are correct, like that. Don't forget to reply. Okay, करेंगे ना? चलिए, ये भी एक ब्यूटीफुल कैटेगरी ऑफ स्पेसेस है, हमें इसको पढ़ना चाहिए। ठीक, अगला जो कैटेगरी है फंक्शन स्पेस, पहले बताऊंगा, भले ही 5-7 मिनट आपको लग जाए उसको समझने में, महसूस करने में, लेकिन वो वर्थ होंगे। मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूं, दोज विल बी वर्दी इनफ। ठीक है, सो जस्ट हैव पेशेंस एंड लिसन। फंक्शन स्पेस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, क्या होता है, क्या यहाँ पर V होगा, क्या फील्ड होगा, क्या वेक्टर एडिशन होगा, क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तभी तो चमकेगा ना, सपना तो तभी आएगा ना भाई, उसके बिना कैसे सपना आ जाएगा? से यस और नो। चलो, हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? इसके बारे में पहले सुना है, कुछ समझा है चीजों को? एनीवन? नो वन? चलो
पहले तो इसके बेसिक्स को समझते हैं। एक बार अगर आपने बेसिक्स को समझ लिया डियर, फिर आपका पूरे प्रिपरेशन का दुख दूर हो जाएगा। चलिए, लेट X be a non-empty set. Okay, Fx denotes the collection of all possible functions। ध्यान रहे, जरूरी नहीं वो 1 1 है, 1 2 है, कुछ नहीं, all possible functions, प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड। ठीक है, दिस डिनोट्स ऑल पॉसिबल फंक्शंस। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन हम चेंज कर सकते हैं अब। शो तो सिंपल एफ ले लें। ठीक, ऑल पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम x टू x। पहले तो बेसिक्स में जाना चाहिए, है ना तभी तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। उसके बिना तो फिर रट्टा मार जिंदाबाद है ही, है ना। थोड़ा सा बस 5-7 मिनट पेशेंस और रखेंगे, थिंग्स विल बी सेटल्ड, क्योंकि यही लास्ट कैटेगरी है। पॉलिनोमियल स्पेस इसी के अंडर का एक सब कैटेगरी है। उसके बाद अगले जो कॉन्सेप्ट टॉक्स में आपको मज़ा आने वाला है ना, मज़ा, आनंद आएगा, आनंद की अनुभूति। ठीक है, 25-30 मिनट के शॉर्ट सेशंस रहेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉक्स और लीनियर अलजेब्रा को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करके जाएंगे, यू हैव नेवर इमेजिन्ड। चलो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे कहे कि आई वॉन्ट टू राइट एफ आर, सो दिस विल बी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल फंक्शंस from R to R, right? For example, you have defined a function e raised to the power x, e raised to the power minus x, e raised to the power 5x sin x, getting? तो ये जो कलेक्शन होगा इसके अंदर इस टाइप के, फॉर एग्जाम्पल जीरो फंक्शन, for example identity function and all। you are getting my point everyone? क्या किया आपने, एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस लिया है, राइट। अब इस कलेक्शन ऑफ फंक्शंस के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, इसको मैंने बोल दिया v। ठीक, अब मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, so that fr is a vector space over the field, वो r हो सकता है, q हो सकता है, like that। फील्ड लिख दिया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वहां जरूरी नहीं है r ही लेना है, कोई भी फील्ड आप लेकर अपने क्वेश्चन को क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान से देखिएगा, वेक्टर एडिशन। अगर मान लो कोई दो फंक्शन है, लेट्स से दिस इज f, दिस इज g, तो f और g को जब कंपोज कराया जाए देन यू कैन राइट f ऑफ x प्लस g ऑफ x, पहली चीज। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर अल्फा और f को कंपोज कराया जाए देन दिस मस्ट बी, दिस इज लाइक, दिस इज डिफाइंड लाइक दिस, दैट इज द लिटरल मीनिंग हियर। अब आप बताइए, वेक्टर स्पेस का सपना देखने के लिए कितनी चीजें चाहिए थी आपको? 4 चीजें। v मिल गया, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस, इसी को बोला जाता है, और इट इज कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस। द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस। ओके,
अब आपको शो करना है कि ये एक वेक्टर स्पेस होगा। अब वेक्टर स्पेस अगर शो करना है तो ये जो FR आपने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। प्रॉपर्टी 2 सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्रॉपर्टी 3 सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट और नॉट। अब ये चॉइस हमारे पास है कि हम इतना कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हम प्रॉपर मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखना सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते। आई एम गिविंग यू टाइम, प्लीज ट्राई टू राइट प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैथमेटिकल लैंग्वेज फॉर दिस क्वेश्चन का आंसर। कोशिश कीजिए सारे लोग। प्लीज ट्राई। Have you tried? अब मेरा इंट्यूशन ये है कि चूंकि इतनी मेहनत की है तो लास्ट में जाके भी पलीता नहीं लगाना है, ठीक है, वेस्ट नहीं करना है। तो आपको एक बार उस सिस्टम में रिदम को जरूर मतलब फील कराना है। देखिए, अच्छा FR जो होगा, चूंकि जीरो फंक्शन डिफाइन कर दिया, मतलब सारे वैल्यूज दिखा देता हूं एक बार, नहीं तो आप महसूस करेंगे कि यार स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। देखिए ध्यान से, प्रॉपर मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखना बता रहा हूं। सिंस जीरो फंक्शन इफ यू डिफाइन फ्रॉम R to R सच दैट हर एलिमेंट का इमेज जो है वो आपने जीरो दे दिया, ठीक, so that is at least जीरो फंक्शन जो है वो कलेक्शन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर है। सो FR इज नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि जब तक V नॉन एम्प्टी नहीं होगा तब तक तो कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सर वो तो होगा ही, वो तो हमें पता ही था, नहीं, लिखना होता है मैथ्स में, आपको जस्टिफाई करना होता है। फिर आप कहते हैं मार्क्स कट जाते हैं अगर नहीं लिखेंगे तो, राइट? चलिए P1 क्या है? आई नीड टू शो कि ये जो FR है, जो V है, विथ रिस्पेक्ट टू द वेक्टर एडिशन विच इज डिफाइंड लाइक दिस इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है। आप क्या रट लेते हैं कि ये तो ऐसा होता ही है, नहीं, फंक्शन स्पेस को ऐसे डिफाइन किया गया, इसलिए बाद में आपने उसको रट्टा लगा दिया। अब जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो बेसिक से ही तो कर रहा हूं, बोलो हाँ या ना। तो मुझे ये समझना चाहिए कि दिस इज द गिवन ऑपरेशन, इसके रिस्पेक्ट में मुझे मूव ऑन करना है। इज एन, थोड़ा सा मैं यहां पर हिंट करना चाहूंगा आपको, देखिए, सो अगर f बिलोंग्स टू दिस फंक्शन है, g बिलोंग्स टू दिस फंक्शन है, ठीक है, देन f प्लस g क्या है? चूंकि f प्लस g ऑफ x इज डिफाइंड एज f ऑफ x, ठीक है, सिंस दिस इज अ रियल नंबर
since this is a real number, so this implies f plus g will also be a real valued function. Right or not? This is the literal meaning here. Okay. Next, we know that the composition of functions is associative. ठीक है, is associative. So f r with respect to this also follows associativity. That is the right way to write. ठीक, since there exists the zero function in fr such that x plus 0, x क्या है, फंक्शंस ले रहे हैं, such that अगर मैं किसी भी आर्बिट्रेरी f के साथ कंपोज करा दूं, I will get the function back itself. So that means this is the identity. Okay. Similarly, since there exists, since, ध्यान से देखिए इसको, for each f belongs to fr, there exists f inverse belongs to fr such that कि अगर f के साथ में f इनवर्स को कंपोज कराया जाए, और f इनवर्स यहाँ क्या हो सकता है, माइनस एफ इट सेल्फ, एंड यू विल गेट द जीरो फंक्शन, दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शन हियर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. राइट, सिंस f प्लस g of x is fx plus g of x, this can be written as g of x plus f of x, क्योंकि both are real numbers. This can be written as, so this implies f plus g is same as g plus f. So commutativity, inverse, identity, associativity, closer. So your answer is yes. देख लीजिए एकदम ईमानदारी के साथ, और कोई दिक्कत होगी तो चिल्लाइए. आई एम हियर टू हेल्प यू आउट फॉर दैट. राइट, अब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर जा सकते हैं. ठीक है, P2 प्रॉपर्टी, अल्फा रियल नंबर से है, F FR में है. ठीक है, तो अल्फा डॉट एफ ऑफ एक्स डिफाइन कैसे किया है, अल्फा दिस इज रियल, दिस इज रियल, so this implies alpha dot f is also a function from real to real. Similarly, you can go for property 3 का satisfaction. Right? Here I have tried to put a hint for you, my dear fellows, कि how you write the proper mathematical language. Fair? Since FR satisfies all these three properties P1, P2, P3, so we call FR is a vector space with respect to given vector addition and scalar multiplication. तो फंक्शन स्पेस का मीनिंग समझ में आया? कोई दिक्कत है तो चिल्लाइए. I will definitely try to help you out in that. थोड़ा सा 2-5 मिनट और दे दीजिए तो मैं वेक्टर स्पेस का पूरा बाजा आज बजा दूंगा. इसी का एक सब कैटेगरी है पॉलिनोमियल स्पेस. ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार. अब पॉलिनोमियल इज जस्ट अ फंक्शन इटसेल्फ. ठीक है, so it may be dealt under the category of function space. ठीक,
यहां पर जो ध्यान देने वाली बात होती है वो क्या है, मैं वहां पर थोड़ा सा हाईलाइट आपको करना चाहूंगा। देखना, एक रिप्रेजेंटेशन होगा pnx, दिस इज द, हिंदी में लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, कलेक्शन ऑफ और पॉलिनोमियल्स up to degree, underline the word, up to degree n, means you may have the polynomials like, जहां ये जो a0 a1 a2 an है, ये किसी भी फील्ड से आप ले ही रहे होंगे कोएफिशिएंट्स को। You use a standard representation px, that is collection of all polynomials, किसी भी डिग्री का, एनी डिग्री, ठीक, कोई दिक्कत। थर्ड, लेट्स से वी हैव टेकन कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री स्पेसिफिक, लेट्स से m, स्पेसिफिक। सो माय क्वेश्चन इज, out of these three, whatever the like understanding you carry from the previous discussion itself, whatever the understanding you carry, just try to use that, try to write properly the mathematical language for it, कि अगर एक fx पॉलिनोमियल है, gx पॉलिनोमियल है, तो fx प्लस gx भी एक पॉलिनोमियल होगी क्या, ऐसे सोचना होता है। और जब आप ऐसे सोचने लगेंगे तब आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज खुद ब खुद स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, ये मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं। कोई रत्ती भर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर वहां, ठीक है। सो आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर रिप्लाईज इन द कमेंट सेक्शन कि क्वेश्चन ये है, out of above three, which are vector spaces with respect to polynomial addition as the vector addition and multiplication a polynomial by a scalar as scalar multiplication, ठीक है। So don't forget to reply, don't forget to put your understandings of this particular session over this. So if I want to summarize, तो समराइजिंग में हमने क्या किया, सबसे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखी और इसके एग्जाम्पल्स को एक्सप्लोर किया, ठीक। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं किया। और बोल दो, ठीक। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट टॉक होगा वहां आपको इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं चाहिए। आपको सब स्पेसेस पढ़ना है, इन्हीं स्पेसेस के सब स्पेसेस पढ़े जाएंगे। आपको बेसिस एंड डायमेंशन समझना है, इन्हीं स्पेसेस के बेसिस एंड डायमेंशन समझे जाएंगे। आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन डालना है, इन्हीं वेक्टर स्पेसेस के ऊपर उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। डायगोनलाइजेशन में जाएंगे, मैट्रिक्स ऑपरेटर लेते हुए इन्हीं वेक्टर स्पेसेस के ऊपर वापस से एक्सप्लोर किया जाएगा। सो दिस इज द फीलिंग which I carry from the conceptual clarity when I talk about कि teaching methodologies क्या होती हैं। So it has a deep meaning, ठीक। It is not just like कि मैंने कहीं पढ़ा है और मैं उसको यहाँ आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं।
आज के लेक्चर को भी सॉर्ट किया जा सकता था लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक चित्र छोड़ना, एक पिक्चर छोड़ना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो सीएसई में इतना वास्ट सिलेबस है कि फिर हम भटकते रह जाएंगे चीज़ों को लेकर और हमें समझ ही नहीं आएगा कि कंसोलिडेशन कैसे किया जाए। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा हमेशा फोकस रहता है कि प्रीलिम्स से पहले एक ऑप्शनल की तैयारी का क्या मोड होता है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में क्या हर्डल्स रहते हैं, इन सारी चीज़ों को दिमाग में रख के आपको अपने ऑप्शनल की तैयारी करनी चाहिए। जरा सा भी फैसिनेशन में अगर आप बहे तो फिर दिक्कत होना क्लियर है, फिर कोई बचा नहीं पाएगा उस चीज़ को। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉक में स्टार्ट करेंगे वेक्टर सब स्पेसेस, और आज के इस मेहनत मजदूरी जो हमने की है इसको वहाँ पर कैसे ब्यूटीफुली अप्लाई किया जाएगा, इस चीज़ को भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। बाकी आप लोग अपने सजेशंस बताते रहिए, अपने रिव्यूज़ रखते रहिए। We will definitely consider your points. So keep learning, keep smiling, and if you need anything extra from my side, never hesitate to put your views. Good luck.